नमस्कार साथियों, मैं सत्यम। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज है मदर्स डे और मदर्स डे के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को एक एक बेहतरीन सी टॉपिक लाए हैं, खिलजी वंश। तो आज हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। और खिलजी वंश से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं और इसके पीछे का क्या इतिहास है, जो दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिश हुआ, फिर उसके बाद कैसे अंत होकर के खिलजी हमारे यहाँ दिल्ली में आए, आज हम इसी सारे टॉपिकों पे चर्चा करेंगे और इनसे बनने वाले प्रश्न को भी हल करेंगे। तो सेशन से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के एक दो पंक्तियाँ हैं, जो कि आज हमारा मदर्स डे है। तो ये है कि जिसे दर्द ने पाला होगा, जिसे दर्द जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना मेहनत के चमक नहीं सकता इंसान, बिना मेहनत के चमक नहीं सकता इंसान, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो आइए मित्रों, इस सेशन का स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की बात करें हम, तो ये खिलजी हमारे भारत में आए कैसे। तो इसके पीछे का इतिहास ये है कि जो खिलजी वंश का जो संस्थापक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, ये अफ़गानिस्तान की तरफ से आया होता है। इतिहासकार कुछ ऐसा मानते हैं कि अगर दिल्ली सल्तनत पे मंगोल आक्रमण पहले नहीं कर लिए होते तो खिलजी इसके पहले आक्रमण कर दिए होते। लेकिन जब खिलजी वंश दिल्ली में आता है तो इन्हें पता होता है कि यहाँ तो मंगोलों ने आक्रमण किया है और मंगोलों से इनकी भी हवा ख़राब होती थी, कहीं वो हमें भी पदा पदा के ना मारने लगी। तो जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी होता है वो खिलजी वंश का संस्थापक होता है। और आज हम बात करने वाले हैं जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, उनके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा होता है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और इसका दामाद भी होता है। ये अपने चाचा से एक्सपेक्ट करता होता है कि कब हमारे चाचा तख्त को छोड़ें और हमें तख्त संभालने का मौका दें। लेकिन इनके चाचा की वही हाल कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं और खाने के लिए चाहिए बटर चिकन, वही वाली हाल है। तो फाइनली अलाउद्दीन खिलजी जो होता है ये भी मौक़ों को ढूंढ रहा होता है कि कब हमारे चाचा कुछ ऐसे मौका दें उसका हम फ़ायदा उठाएं। तो मित्रों, इतिहास में ये कहा गया है कि अगर दुनिया जिस भी कार्य के लिए आपको मना करे, अगर आप उस कार्य को कर लेते हैं तो आपका दबदबा वहीं से कायम हो जाता है। सेम वही कार्य खिलजी वंश के जो दूसरे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इनके चाचा जो होते हैं मंगोलों से लड़ने के लिए अपने शासकों में चुनाव करते हैं। तो उसमें जो अलाउद्दीन होता है वो बोलता है कि खिलजियों से लड़ने हम जाएंगे, खिलजियों से लड़ने, अरे सॉरी, खिलजियों से नहीं, मंगोलों से लड़ने हम जाएंगे। ये फाइनली मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और 1291 में मंगोलों से लड़ता है और उनसे विजय हासिल करता है, यानी कि मंगोलों को ये हरा देता है। दरअसल इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता है, इसका असली नाम होता है अली गुरसास्प। इसका जो असली नाम होता है अली गुरसास्प, लेकिन इसे अपना नाम नहीं पसंद होता है, ये स्वयं अपना नाम रखा होता है अपने से। अलाउद्दीन खिलजी ये शासकों वाला नाम होता है। इसको जो है ये पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता है कि हमें दिल्ली सल्तनत पे शासन करना है और एक शासक के तौर पे उभरना है, जो ये अपने दिमाग में पहले से ही सोचता रहता होता है। तो ये फाइनली मंगोलों से लड़ता है और मंगोलों से जीतता भी है और फिर उसके बाद अपने चाचा से एक्सपेक्ट करता ही होता है कि अब तो भाई मंगोलों से लड़ के हम आ गए, मंगोलों को हरा भी दिए। लेकिन इनके चाचा की वही हाल
तख्त नहीं छोड़ने वाले। उम्र तो हो गई है लेकिन अलाउद्दीन की सोच ही नहीं रहे हैं। अलाउद्दीन फिर 1296 में ये क्या करता है, देवगिरी को लूट के आता है। देवगिरी को लूट के आता है, देवगिरी को लूट कर आता है और कारा में ही अपने चाचा को मार देता है। कहा जाता है कि कुछ इतिहास और कुछ किताबों में लिखा, डायरेक्टली लिखा होता है कि ये कारा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अलाउद्दीन धोखे से इसे मरवा देता है। दरअसल अलाउद्दीन इसे नहीं मारा होता है, अलाउद्दीन इसे धोखे से मरवा दिया होता है। जब ये मिलता है अपने चाचा से, जब ये देवगिरी को लूट कर आता है तो अपने चाचा से मुलाकात करने के वक्त ये अपने चाचा को गले लगाता है और 2 सैनिकों को ऑलरेडी ये फिट किया रहता है और इसके सैनिक जो है इसके चाचा पे हमला कर देते हैं और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की वहीं से कहानी समाप्त हो जाती है। अब दिल्ली सल्तनत पे जो है शासन करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है और शासन इसका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता है। कुछ इसने सिस्टम भी अपने काल में इस्टेब्लिश किया होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हम देखते हुए चलेंगे। अलाउद्दीन के पहले एक और हम आप लोग को बात बता दे रहे हैं कि अलाउद्दीन के पीरियड काल में ये जो नाम आता है 1000 दिनारी जिसको बोला जाता है, 1000 दिनारी बोले तो वही क्या बोलते हैं, मलिक कफूर। हाँ, जो मलिक कफूर का इतिहास होता है, कहा जाता है कि मलिक कफूर को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मलिक कफूर को जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये राजस्थान से खरीद के लाया होता है और इसे 1000 दिनार में खरीद के लाया हुआ होता है, तो भी इसका नाम 1000 दिनारी भी होता है। और इससे ये इतना प्रसन्न होता है, इससे इतना खुश रहता है कि जो मलिक कफूर होता है, मलिक कफूर जो होता है इसे नायाब का टाइटल भी देता है, नायाब का टाइटल भी देता है। दरअसल मलिक कफूर का नाम मलिक कफूर नहीं होता है, ये तो बाद में पड़ता है और इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसे 1000 दिनारी में खरीद के लाया था। इसका नाम असली मलिक मड़ी होता है। तो बात करते हैं मित्रों कि अलाउद्दीन के पीरियड काल में इसने क्या क्या बनाया, जो कि इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। पहली बात तो इसने आर्मी इस्टेब्लिश की और उस दूसरी इसने दाग और हुलिया प्रथा स्टार्ट की। इसके पहले क्या होता था कि 15 साल से लेकर के 45-50 की उम्र तक के जितने भी उम्र के बूढ़े जवान बच्चे जो भी होते थे, जब युद्ध होता था तो उस समय सभी लोगों को छोड़ दिया जाता था मैदान में। जब अलाउद्दीन आया तो इसने कहा अब इस तरीके से नहीं चलेगा, जो उस लायक रहेगा, जो सोल्जर रहेगा, जो उस लायक रहेगा, जो लड़ने के लिए परपक्व रहेगा, अब उसी को युद्ध में जाना होगा। इसने आर्मी की सेना भी इस्टेब्लिश किया और उसे इसने ड्रेस भी दिया उसका। अब ये दाग और हुलिया क्या होता है, जैसे कि जब युद्ध होता था तो उस समय जो घोड़े होते थे ऐसा माना जाता था कि जिसके पास जितने घोड़े हैं युद्ध में उसकी जीत उतनी ही पक्की मानी जाती थी। तो उस समय युद्ध के दौरान जब घोड़े मैदान से या लड़ते वक्त गिर जाते थे तो उस समय थोड़ा पहचानने में थोड़ा समस्या होती थी। तो अलाउद्दीन ने अपने घोड़े पे लोहे को गर्म करके उस पर मरवा दिया था।
मरवा दिया था। दरअसल उससे क्या है कि जिस जिस घोड़ों पे दाग गर्म लोहे से लग जाएगी तो उसे छाप पड़ जाता था। उससे क्या था कि अपने घोड़े दूर से ही पहचान में आ जाते थे। और हुलिया का बोले तो मतलब आर्मी की ड्रेस, मतलब इसने अपने आर्मी को ड्रेस और तनख्वाह भी इसने अपने आर्मी को दिया। दूसरी बात करते हैं कि इसने एक जो जमीन की जो बिस्वा नाम की पद्धति है इसने ही इस्टाब्लिश किया। बिस्वा, जो बिस्वा था इसी ने जो है स्टार्ट किया। और चौथी बात, इसने कुछ मीनार भी बनवा रखे थे, जैसे कि अलाई मीनार, अलाई मीनार, हौज खास, हौज, चोर मीनार। आप लोग इसे चार मीनार ना समझिएगा, चोर मीनार ही है। दरअसल हौज खास में कुछ इस तरीके से झरोखा बना हुआ था, कुछ इस तरीके से हौज खास के अंदर इस तरीके से कुछ झरोखा बना हुआ था, जो कि अंदर से तो देखा जा सकता था लेकिन बाहर से ये कोई नहीं देख सकता था। ये हौज खास का कुछ वो था, चोर मीनार। अंदर से तो लोग देख लेते थे, निशाना भी लगा लेते थे कि अपना दुश्मन कहाँ पे है, लेकिन बाहर से ये कुछ नहीं दिखता था। अंदर से इसमें बंदूक रख के गोलियों से निशाना भी मतलब बंदूकों से लगा लिया करते थे। तो ये था चोर मीनार का कुछ 6 नमूने। पांचवी बात करते हैं, इसने अलाई मीनार बनाया, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा इसने बनाया। और इसने दो तरीके के टैक्स लगाए, एक घराई, एक चराई। अब ये घराई और एक चराई क्या होता है, तो मित्रों ये घराई मतलब घर पे रहने का टैक्स, घर पे रहने का टैक्स। इसके पहले जो शासक थे, पहले क्या होता था कि जब राजा के खजाने में धन जो इकट्ठा होता था वो खाली हो जाता था तो बाहर बिगुल बजवा दिया जाता था कि सावधान, महाराजा पधार रहे हैं। तो राजा जब प्रजा के लोगों में जाता था, जब उनके खजाने खाली हो जाते थे तो ये लोगों से इनको जितनी आवश्यकता होती, मान लीजिए इनको पाँच पाँच 500 सिक्के की ज़रूरत है, तो ये लोगों से 500 सिक्कों के लिए मांग लेते थे। अब जिसके पास 500 सिक्के नहीं है वो कहाँ से देगा, तो जिसके पास 500 सिक्के नहीं है अपना वो कुछ गिरवी रखे या कुछ अपना बेचे या कुछ कुछ भी करके, मतलब उसको 5 सिक्के चाहिए। अगर उसकी जान अपनी प्यारी है तो उसको 500 सिक्के चाहिए। और अगर बाई द वे कोई कमा के आ रहा है, मान लीजिए कोई 600 सिक्के ला रहा है, 600 सिक्के कमा के ला रहा है तो 500 दे देगा, 500 दे देगा, 100 रख लेगा। लेकिन अगर जिसके पास वो भी नहीं है वो कहाँ से देगा, तो वही वो अपना कुछ भी गिरवी रखे लेकिन राजा को चाहिए। ये चीज़ अलाउद्दीन ने ख़त्म कर दिया। अलाउद्दीन ने कहा कि अब से ये सब नहीं चलेगा। अगर अगर कोई भी व्यक्ति जितना भी कमा रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति जितना कमा रहा है वो अपनी कमाई का सिर्फ 50% टैक्स देगा। यानी कि अगर वो 300 सिक्के कमा रहा है तो 150 सिक्के अपने पास रखेगा और 150 सिक्के राजा को देगा। तो इस तरीके से कुछ अच्छे कार्य अलाउद्दीन ने किया। अब दूसरी बात करते हैं कि इसने जो टैक्स वाला सिस्टम 50% लगाया और एक घराई घराई कर लगाया, एक चराई। घराई कर का मतलब एक घर पे रहने का टैक्स, और चराई एक प्रॉपर चारागाह बना रहता था जिसमें अपने पशुओं को लोग छोड़ दिया करते थे, तो उसका टैक्स लगता था। इस टैक्स को इस टैक्स को इसने इस टैक्स को इसने देखभाल के लिए इक्तेदार एक इक्तेदार को रखा। अब ये इक्तेदार क्या होता है, इक्तेदार का काम होता था कि
कौन टैक्स दे रहा है, कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, मतलब इन सभी का लेखा जोखा करना इससे इक्तेदार का काम होता था। ठीक है दोस्तों, अब आइए बताते हैं आगे। तो कुछ ये अलाउद्दीन के टाइम पीरियड का कुछ ये था। इसने बिस्वा नाम की एक लॉन्च किया, दाग और हुलिया, अलाई मीनार, हौज खास, चोर मीनार, अलाई दरवाज़ा, घराई चर, एक चराई कर, ये कर था मतलब टैक्स। ठीक है। जो अमीर खुसरो थे, जो अमीर पोइट, जो अमीर खुसरो थे, वो अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में ही आए हुए होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो से इतना इम्प्रेस रहता है कि अमीर खुसरो को कोई भी टॉपिक दे देता था तो अमीर खुसरो इसको पोइट के फॉर्म में इतना मतलब कन्वर्ट करके इतने अच्छे से उसको बयां कर देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रसन्न हो जाता था। ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है। एक और थोड़ा सा छूट रहा था कि इसने एक खुली भर्ती जैसे कि आजकल आज इस समय नहीं हो रहा है कि आर्मी की पुलिस की खुली भर्ती होती है, उस समय इसने जो है खुली भर्ती भी चलाई। इसके बाद लमसम जो है इसकी 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस 4 साल में, क्योंकि जो अलाउद्दीन जो खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक चलता है, तो 1316 में तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इस 4 साल में एक मुबारक शाह नाम का शासन करता है। लेकिन उससे पहले 36 दिन का 36 दिन का शासन मलिक कफूर करता है। जो है 36 दिन का 36 दिन का जो शासन जो है मलिक कफूर करता है। ये इतना प्रजा में और दरबार में इतने कत्लेआम करता है कि उतना कत्लेआम तो पूरे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में भी नहीं हुई। ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को सरेआम एकदम सभा में उसकी आंखें, दोनों आंखें निकलवा देता है। लोग इससे त्रस्त हो गए थे। त्रस्त होकर के बाद में इसे भी मार दिया जाता है और फिर उसके बाद मुबारक शाह जो है शासन करता है। मुबारक शाह को पागल राजा भी कहा जाता था। अब पागल राजा इसे इसलिए कहा जाता था कि ये दरबार में लड़कियों के वस्त्र भी पहन के चला आता था, कभी कभी तो ये नंगा भी दौड़ जाता था, तो इसलिए इसको पागल राजा भी कहते थे। अब इसकी जो थोड़ा सा तौर तरीका था, शासन के योग्य नहीं था, तो लोग इसे पागल राजा, अब जैसे कि लड़कियों का वस्त्र पहन लेना, नंगे सरेआम दरबार में घूमना, दौड़ जाना, मतलब पागलों वाली हरकतें करना, तो इसलिए इसे लोग पागल राजा भी कहते थे। अब ये रही अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश की बात मित्रों। अब जो इससे बनने वाले प्रश्न हैं उसको भी हमने देखा, जैसे कि आप लोगों से पूछ सकता है कि मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा टाइटल दिया था। उसने नायाब का टाइटल दिया था। इसने कौन 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 से बिल्डिंग्स बनवाए। इसने अलाई मीनार बनवाया, हौज खास, चोर मीनार, अलाई दरवाज़ा, कुछ इसने कर भी लगाए, धराई कर, चराई कर, और पहले टैक्स अंधाधुन लिया जाता था, अंधा टैक्स लगता था, उसने अंधे टैक्स को बंद करके इसने टैक्स को 50% किया। ये एक अच्छा काम है, इसने अच्छा काम किया। दूसरी बात, इसने खुली भर्ती थी दूसरी बात इसने खुली भर्ती की और अपने आर्मी को इसने सैलरी भी दी और इसे एक यूनिफॉर्म भी दिया। इसके पहले का जो शासन था गुलाम वंश में बलबन का, जो बलबन की मृत्यु हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे होगा।
आप पिछला वीडियो हमारा देखेंगे तो इस वीडियो पे आएंगे तो आपको बखूबी अच्छे से समझ में आएगा। जो बलबन होता है, आक्रमण कर देते हैं मंगोल आकस्मिक, तो बलबन और बलबन का बेटा मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है। उसके बाद मंगोल छोड़ के चले जाते हैं। दरअसल मंगोल कहीं पे भी इकट्ठा नहीं रहते थे। आज ये कुछ दिन तक यहाँ रह लिए, फिर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर कुछ वहाँ रह लिए, इस तरीके से रहा करते थे। तो जो खिलजी वंश का शासन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसे पता नहीं होता है कि यहाँ पे मंगोल ने आक्रमण किया है। बाद में इसे पता चलता है कि यहाँ तो मंगोलों ने आक्रमण किया है। तो मंगोलों से तो इनकी भी हवा खराब होती ही रहती थी, कहीं वो हमें भी पता पता के ना मारने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की बातों को और अपने को एक्सपेक्ट करता होता है कि कब चाचा हमें कुछ ऐसा काम दें जो कि हम उन्हें इम्प्रेस कर सकें और तख्त हमें संभालने को मिले। तो मंगोलों से ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी, 1291 में लड़ता है और मंगोलों से हरा के आता है और अपने चाचा से एक्सपेक्ट करता है कि अब तो हमको चाचा दे देगा गद्दी। लेकिन इनके चाचा की वही वाली हाल कि मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, खाने के लिए चाहिए बटर चिकन, वो भी हड्डी वाला। तो इसे लगता है कि अब चाचा जो है हमारी इस तरीके से नहीं मानेंगे। तो बाद में ये जाता है, देवगिरी को लूट के आता है और कारा में अपने चाचा को धोखे से मरवा देता है और अपने गद्दी पे बैठ जाता है। और कुछ अच्छे काम भी इसने कर रखे हैं, कुछ अच्छे इसने काम भी कर रहे होते हैं, जैसे कि आप हम लोग को बताएं। अलाउद्दीन खिलजी से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं ये यहीं से बनेंगे, बाकी और कहीं से बनने वाले प्रश्न नहीं। जो हम आपको बताएं कुछ इतिहास, कुछ इसने, अब बताइए कोई भी वंश है जिसमें उसमें बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, उसमें कोई सिक्के लॉन्च नहीं होगा, कोई प्रथा नहीं बनेगी, तो एसएससी क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? यहीं से बनाएगा ना। जो जो इसने इस्टेब्लिश, जो जो किया, जो जो इसने बनवाया, इसको हमने बता दिया। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।